अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। राबिया हसन के साथ 9th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 है हमारे पास, बायो एनर्जेटिक्स। आज हम इसका टॉपिक डिस्कस करेंगे, मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये डिस्कस किया था कि फोटोसिंथेसिस जो है हमारे पास क्या होता है। फोटोसिंथेसिस के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की को इस्तेमाल करते हुए लाइट की मौजूदगी में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में हम क्या करते हैं, ग्लूकोज को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और जो ऑक्सीजन होती है वो एज अ बाई प्रोडक्ट यहाँ से रिलीज़ होती है। आज हमने डिस्कस करना है इसका मैकेनिज़्म। तो डियर स्टूडेंट्स, जो फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज़्म है वो दो फेजेस में होता है, फर्स्ट फेज़ एंड सेकंड फेज़। फर्स्ट फेज़ को हम लाइट रिएक्शन कहते हैं और सेकंड फेज़ को हम डार्क रिएक्शंस कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ऐसा रिएक्शन जिसमें डायरेक्टली हम लाइट को कैप्चर करके हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जैसे कि एटीपी या एनएडीपीएच वगैरह बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं लाइट रिएक्शंस। मैं आप लोगों को फिर भी बताती चलूँ कि यहाँ पे देखें जी, हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल फोटोसिंथेसिस दो फेजेस में होता है। फर्स्ट फेज जिसमें हम लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं, किस लिए? हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जैसे कि एटीपी या एनएडीपीएच बनाने के लिए। इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं लाइट रिएक्शंस। और ये जो लाइट रिएक्शंस होते हैं ये हमारे पास बेसिकली क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में हो रहे होते हैं। ठीक है, आप लोगों को याद होगा चैप्टर नंबर 4 में जब हमने टॉपिक पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट वाला, ठीक है, प्लास्टिड्स वाला, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि थाइलाकोइड मेम्ब्रेन क्या होती है और हमारे पास स्ट्रोमा वगैरह क्या होते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे या फिर मैं आपको खुद दिखा देती हूँ। तो जी स्टूडेंट्स, ये देखें, ये हमारे पास डायग्राम थी। ठीक है, इसमें हमारे पास क्लोरोप्लास्ट में ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, यहाँ पे ग्रेना है, इनर मेम्ब्रेन है, और ये आप लोगों को थाइलाकोइड नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो थाइलाकोइड की इस मेम्ब्रेन में ये देखें जी, जूम करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाली मेम्ब्रेन जिसको हमने थाइलाकोइड कहा, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहे होते हैं, लाइट रिएक्शंस हो रहे होते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ आप लोग अभी भी देख लें कि थाइलाकोइड के साथ बिल्कुल साथ स्ट्रोमा है। ठीक है, लिक्विडी पार्ट होता है जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। यहाँ पे डार्क रिएक्शंस टेक प्लेस हो रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लें, आगे आपको मैं बता देती हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास जो लाइट रिएक्शंस हो रहे होते हैं ये थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में होते हैं। जबकि अगर आप दूसरी फेज़ की तरफ चलें तो सेकंड फेज़ होती है हमारे पास, जिसको हम डार्क रिएक्शंस कहते हैं। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाया जाता है। ठीक है, इस फेज़ में जो एनर्जी होती है ना, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, जैसे कि हमने फर्स्ट फेज़ लाइट रिएक्शन में पढ़ा कि एटीपी और एनएडीपीएच जो है हमारे पास, ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स है, वहाँ पे हमने उनको बनाया था और यहाँ पे इन हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स को हमने यूटिलाइज़ करना है। ठीक है, और यूटिलाइज़ करेंगे तो ये हमारे पास रिएक्शन जो है ये डार्क रिएक्शंस चलेंगे। ओके जी, लाइट रिएक्शन में हमने बोला था कि डायरेक्टली हम लाइट को कैप्चर करके हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, लेकिन क्योंकि ये हमारे पास डार्क रिएक्शन हैं तो इसमें लाइट का कोई काम नहीं है। यहाँ पे हम लाइट को इस्तेमाल नहीं करते डायरेक्टली, इसी वजह से हम इसको डार्क रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, और डार्क रिएक्शंस हमारे पास कहाँ पे होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, जो कि मैंने आप लोगों को पीछे दिखाया। ठीक है, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के जो है पास ही हमने स्ट्रोमा को देखा। डायग्राम में देखें जी, हमारे पास ये सिंपल आप लोगों को डायग्राम दिखाई जा रही है, समरी दिखाई जा रही है फोटोसिंथेसिस की। यहाँ पे देखें, लाइट रिएक्शन को डायरेक्टली यूज़ किया जाता है, H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, लाइट रिएक्शंस हो रहे होते हैं थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर और हमारे पास ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट निकलता है। यहाँ पे हमारे पास एटीपी और एनएडीपीएच वगैरह मॉलिक्यूल जो हैं हमारे पास, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, उनको बनाया जाता है। जबकि डार्क रिएक्शन में हमने क्या बोला था कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके हम शुगर के मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होते हैं क्लोरोप्लास्ट में, और इसमें क्या होते हैं, एडीपी और एनएडीपीएच क्या बनते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक समरी डार्क और लाइट रिएक्शंस की। ओके जी, उसके बाद हमारे पास ये जो है हमारे पास बॉक्स में क्या बताया हुआ है। ओके, एटीपी का मतलब तो आपको पता है, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जबकि एनएडीपीएच क्या होता है, एनएडीपीएच बेसिकली एब्रीवेटेड होता है हमारे पास निकोटिन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, जिसको हम NAD बोलते हैं। ये हमारे पास एक कोएंजाइम होता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स लेता है हाइड्रोजन एटम से और क्या करता है, NAD को रिड्यूस करके NADH बना देता है। ठीक है, क्या मैंने बोला, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD जिसको बोला जाता है, ये क्या करता है, ये एक कोएंजाइम होता है जो कि हाइड्रोजन आयंस से इलेक्ट्रॉन्स लेता है और उन्हीं को रिड्यूस करके NADH बना देता है। इसी की एक फॉर्म है, इसी कोएंजाइम की एक फॉर्म है जिसमें
NAD जो है H के आयंस लेने की बजाय P लेता है, मतलब कि फॉस्फेट ले लेता है और उसको NADP बना लेता है, मतलब कि निकोटिन अमाइड एडिनिन डाई फॉस्फेट। ठीक है, तो ये था हमारे पास साइड बॉक्स। जी स्टूडेंट्स, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, हमारे पास लाइट रिएक्शन है, इसकी समरी को हम जो है पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे डिटेल से। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि लाइट रिएक्शन में कितने स्टेप्स आते हैं हमारे पास, वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, जब भी एक क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है ना लाइट को, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, जब भी एक क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, एनर्जी लेवल इंक्रीज हो जाता है क्लोरोफिल का। ठीक है, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। मैं आपको पहले डायग्राम से समझाऊंगी, बाद में आपको मैं यहाँ से बताऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखें जी, जी शेप्ड जो डायग्राम आपके सामने दी हुई है, इसको बेसिकली जी स्कीम या जी शेप्ड डायग्राम इसलिए कहते हैं, इसकी शेप की बेस पे। ठीक है, ये आप देखें तो ये जी शेप बना हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल की फोटोलाइसिस होती है, मतलब कि एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो टूटता है किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में। ऑक्सीजन रिलीज होती है और यहाँ पे जो आयंस होते हैं ना, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इमिट हो जाते हैं। अब ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, यही क्या करते हैं जी, लाइट का मॉलिक्यूल क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब करता है और यहाँ पे हमारे पास एनर्जी लेवल इंक्रीज हो जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स पास करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से और ATP मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जी, फर्स्ट स्टेप में उन्होंने कहा है, व्हेन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब लाइट देयर एनर्जी लेवल इंक्रीज एंड देयर इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। ये मैंने आपको बता दिया किस तरह से। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए पास करके ATP का मॉलिक्यूल बनाएंगे। इस दौरान हमारे पास लाइट जब क्या करती है, वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करती है। वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेक होने को हम कहते हैं फोटोलाइसिस, मतलब कि फोटो मीन लाइट एंड लाइसिस मीन टूटना। तो लाइट का जो मॉलिक्यूल है वो वाटर के मॉलिक्यूल को क्या करता है, ब्रेक करता है और इसी दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है हमारे पास। ठीक है, हाइड्रोजन एटम जो होते हैं वाटर के, वो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं क्लोरोफिल से और क्या करते हैं, आयंस बना लेते हैं। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना हमारे पास क्लोरोफिल के, वो ATP की प्रोडक्शन के बाद क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं वाटर के, वो यूज हो जाते हैं। किस लिए यूज होते हैं, रिडक्शन ऑफ NADP, मतलब कि NADP को रिड्यूस करके वो क्या करते हैं, NADPH बना देते हैं, मतलब कि निकोटिन अमाइड एडिनिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, उसको क्या करते हैं, रिड्यूस्ड करके NADPH बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें जी डायग्राम से फिर आप लोग समझ लें। क्या मैंने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल फोटोलाइसिस होती है, वाटर का मॉलिक्यूल टूटता है, हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो रिलीज़ करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स, आयंस वगैरह, और ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। ठीक है, फिर क्या होता है कि फोटोलाइसिस जो है हमारे पास क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल इन आयंस को एब्जॉर्ब करते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते हुए क्या करते हैं, ATP का मॉलिक्यूल बनाते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं कि जब ATP का मॉलिक्यूल बनाते हैं तो यही हाइड्रोजन आयंस हमारे पास क्या करते हैं, आगे जाके NADP को क्या करते हैं, NADPH में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद था हमारे पास डार्क रिएक्शंस, जिसको हमने केल्विन साइकिल कहा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल केल्विन साइकिल हमारे पास क्या होती है, इसको किसने डिस्कवर किया, हमें ये पता होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मेल्विन केल्विन एक साइंसदान था, वो कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। ठीक है, उसने और उसके कुछ कोलीग्स ने डार्क रिएक्शन को डिस्कवर किया। अब उसने जो डार्क रिएक्शंस को डिस्कवर किया ना, उसकी समरी आप लोगों के सामने मैं स्टेप बाय स्टेप रखूँगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो मॉलिक्यूल होता है ना, कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, वो किसी भी 5 कार्बन कंपाउंड के साथ मिल के ना, जब वो 5 कार्बन कंपाउंड से एक कार्बन कंपाउंड मिलता है, कार्बन का मॉलिक्यूल, तो 5 कार्बन कंपाउंड तो पहले ही है, तो 5 में अगर मैं एक कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या बनेगा, डेफिनेटली 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वो कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जब 5 कार्बन कंपाउंड से मिलता है तो हमारे पास एक टेम्परेरी 6 कार्बन कंपाउंड बनता है। ठीक है, अब मकसद है हमारा ग्लूकोज बनाना, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि डार्क रिएक्शंस में हमने क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके हमने क्या करना था, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाना था। तो ये सारी चीज़ें जो स्टेप्स हैं ना, हम सिर्फ एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो जब एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल 5 कार्बन कंपाउंड से मिलता है तो वो टेम्परेरी 6 कार्बन कंपाउंड बनाता है। अब इस 6 कार्बन कंपाउंड को हमने तोड़ना है 2 3 कार्बन कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स में। ठीक है,
तोड़ने के बाद हमने क्या करना है, जब वो 3 के कार्बन कंपाउंड बन जाएंगे तो एक 3 कार्बन कंपाउंड से हमने क्या करना है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना लेना है। और आगे वाला जो 3 कार्बन कंपाउंड एक बच जाएगा वो दोबारा से एटीपी को यूज़ करके यूटिलाइज करके दोबारा से 5 कार्बन कंपाउंड बना लेगा, ठीक है। और जब 5 कार्बन कंपाउंड बनेगा तो फिर वो इसी तरह से साइकिल जो है हमारे पास चलती रहेगी। वो दोबारा से वो जो 5 कार्बन कंपाउंड होगा वो दूसरे किसी कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल से मिलके टेम्परेरी 6 कार्बन कंपाउंड बनाएगा और इसी तरह हम ग्लूकोज जो है वो हासिल करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें वो कहते हैं 3 कार्बन कंपाउंड जब रिड्यूस होगा तो ये जो एक यहाँ पे देखें जी डायग्राम में, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 कार्बन कंपाउंड थे। ये जो आप लोगों को वैल्यूज दी है ना, सिर्फ जो है साइकिल को बैलेंस करने के लिए दी हुई है, तो आप लोगों ने इस पे गौर करना है, लेकिन इसको इसके साथ आप लोगों ने इसको समझना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब 5 कार्बन कंपाउंड से मिलेगा तो हमारे पास एक 6 कार्बन कंपाउंड बना, ठीक है। 6 कार्बन कंपाउंड जब बनेगा तो एटीपी और NADPH को यूज़ करके हमने क्या करना है, इस 6 कार्बन कंपाउंड को 2 3 के कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल्स में तोड़ देना है। अब एक जो 3 कार्बन कंपाउंड है ये यूज़ हो जाएगा ग्लूकोज बनाने के लिए, जबकि ये वाला 3 कार्बन कंपाउंड है ये खुद क्या करेगा, ये क्या करेगा जी, रीजनरेट हो जाएगा दोबारा से ओरिजिनल 5 कार्बन कंपाउंड में। और ये 5 कार्बन कंपाउंड क्या करेगा जी, दोबारा से साइकिल को रिसाइकल कर देगा, ठीक है। दोबारा से क्या कर देगा, इसको साइकिल को चला देगा बाय यूजिंग एटीपी, ठीक है, एटीपी को यूटिलाइज करके। पॉइंट्स भी आप लोग देख लें, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल आर कंबाइंड विद 5 कार्बन कंपाउंड टू फॉर्म टेम्परेरी 6 कार्बन कंपाउंड। और हर जो 6 कार्बन कंपाउंड है वो स्प्लिट हो जाता है 3 कार्बन कंपाउंड में। 3 कार्बन कंपाउंड रिड्यूस होके 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। किस वजह से, एटीपी इस्तेमाल करते हुए और हाइड्रोजन से NADPH बना के, ठीक है। 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट जो है उससे हम क्या करते हैं, ग्लूकोज बना लेते हैं। बाकी का जो 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट होता है वो दोबारा से रीजनरेट हो जाता है अपने ओरिजिनल 5 कार्बन कंपाउंड में। और इस तरह से क्या करते हैं जी, एटीपी को यूज़ करके वो दोबारा से अपनी साइकिल को रीजनरेट कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ है। तो सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। और अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।